नमस्कार, मैं हूं राजन कात्यायन और हमारे इस मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीजेपी के उस विजय रथ का जो एक स्टेट से शुरू हुआ और वह विजय रथ आज पूरे भारत में तेज़ी से बढ़ते हुए ऐसा फैला कि आज बीजेपी के 16 राज्यों में मुख्यमंत्री है और अगर हम बात करें एनडीए की तो एनडीए 20 राज्यों में उनके मुख्यमंत्री हैं। आज हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इवन नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा और अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल और असम। बीजेपी अब एक ऐसी पार्टी बन गई कि 2014 के बाद से कि केंद्र में तो वो सत्तासीन है ही और स्टेट के प्रदेश सरकारों में उनके मुख्यमंत्री लगातार बनते जा रहे हैं, उनकी सरकारें लगातार आती जा रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम समग्र राजनीति की बात करें, पूरी राजनीति की बात करें तो बीजेपी अब एक ऐसी पार्टी बन गई है जो चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सारे हथियार इस्तेमाल करती है और अपने चुनावी कार्यक्रम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई इफ़ एंड बट नहीं। चुनाव जीतना है तो जीतना है, आरोप लगे लगते रहे, विपक्ष क्या कह रहा है कहता रहे, हमारी निगाह तो सिर्फ चुनाव जीतने पर। वो आज एक ऐसी पार्टी बन गई और इसी उपक्रम में हम आपको बता दें कि बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी, इवन भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम विपक्ष मुक्त और कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करते हैं। उसी कांग्रेस से आए हुए आज 5 मुख्यमंत्री, 5 स्टेट के मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं जो कि कांग्रेस से आए थे। चलिए हम इस पे बात करते हैं और आज हमने एक खास मेहमान से बात की, वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी से, जो दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में बैठ के पूरे देश की राजनीति को समझते हैं, एक एक स्टेज की समीकरण और डेटा को समझते हैं। उनसे बात करते हैं कि बीजेपी का जो विजय रथ अभी पश्चिम बंगाल और असम से चलते हुए, हालांकि तमिलनाडु में ब्रेक लगा साउथ में, लेकिन उनकी सबसे महत्वाकांक्षी जो चुनाव जीतना था वो था पश्चिम बंगाल, उसमें भी उनका विजय रथ बढ़ गया। चलिए सीधे चलते हैं, बात करते हैं विनय गोयल जी से। अब तो कहावत है ना कि वो एक कमल छाप साबुन और वो डिटर्जेंट है जिसके बाद एक मशीन में डाला जाता है और वो धुल के साफ होके निकलते हैं। उस पर बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे हमारे प्रधानमंत्री, बीजेपी पार्टी के लोग, और वो कांग्रेस वाले सब आ जा रहे हैं बीजेपी में जी। तो कांग्रेस युक्त बीजेपी हो जाए, बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है लेकिन विपक्ष हो रहा है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस युक्त हो रही है। एक नाम आपने बताया शुभेंद्र अधिकारी, ये टीएमसी से पहले कांग्रेस में ही थे, बाद में ममता बनर्जी के साथ ये टीएमसी में आ गए थे और उनके सिपह सालार थे, नंबर 2 की हैसियत पे थे। फिर इनके ऊपर आरोप भी लगे और उन्हीं आरोपों में फिर इनकी जांचें रही और फिर ये उन्होंने बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए आ गए और उसके बाद फिर जो है 21 में और अब 26 में वो मुख्यमंत्री बन गए। ये तो इनकी बात। अब दूसरे देखा जाए, हेमंत विश्व शर्मा, ये भी उसी अभियान में कांग्रेस मुक्त विपक्ष मुक्त भारत के अभियान से, ये भी कांग्रेस से आए जी और सीधे चीफ मिनिस्टर बन गए और इस बार फिर जीत गए वो और फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ है आज या कल में वो लेने वाले।
उनके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, जो असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है, उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी को कम दोष देता हूँ, बल्कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनका उनका मैं कसूर सबसे ज़्यादा मानता हूँ। और दूसरी चीज़ है कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनके, कांग्रेस, वो पूरी तरीके से अपने वोटर्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे। वो वहाँ के जो लोकल लीडरशिप है, वो भारतीय जनता पार्टी की कमियों को उजागर करने में असफल रहे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो तौर तरीका है, नफरत बांटो, जिस तरीके से नफरत को बांटते हैं और आपस में लड़ाने, धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, इस चीज को कांग्रेस कैश नहीं कर पा रही है। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है, क्योंकि उससे डेवलपमेंट, एजुकेशन या स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ, उनका मूल मुद्दा है हिंदूवादी ताकतों को एक साथ बरगलाकर, बहलाकर उनको अपने माया जाल में फंसाए रखो, और दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम करते हुए, ताकि हिंदू कम्युनिटी में ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी से मजबूत और उनके कल्याण के लिए सोचने वाला कोई और नहीं है। ये धर्म में उनके साथ में गोदी मीडिया, जिसको गोदी मीडिया हम लोग कहते हैं, जिसको बड़ा समूह बोलते हैं, वो सरकार की कागेदारी में लगी रहती है। उनकी नीतियां तो कुछ है नहीं। उनकी जो नीतियां हैं, वो दिन भर प्रोपोगेंडा के रूप में चलाते हैं। और आम जनता आज भी ये समझती है कि टीवी समाचारों और न्यूज़पेपर्स में जो छप रहा है, वही असलियत है। जबकि हम जैसे लोग जो कि इस प्रोफेशन में हैं और देखते हैं किस तरीके से रिलीज एडवर्टीजमेंट को समाचार के रूप में छापने, उसको जी जी। दिखाते हैं, जनता को इस अंतर करने में अभी उसको बहुत समय लगेगा। तो तो हेमंत बिस्वा शर्मा सूट करते हैं। बीजेपी की जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है वो फायर ब्रांड है, और जी एकदम से सीधा अटैक करते हैं, हिंदू हित की बात करते हैं, एक कम्युनिटी को सीधा टारगेट करते हैं। तो वो बीजेपी को सूट करते हैं, और वो बीजेपी ने उन्हें अपना बना लिया, वॉशिंग मशीन में धुल दिया। उनके सारे आरोप, उनकी जांचें थी, वो आज कहाँ हैं किसी को नहीं पता है। जी। और वो आज अब सीएम शपथ, दोबारा वो शपथ लेंगे, जो कि कांग्रेस से आए हुए, और अब बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब आ जाते हैं सम्राट चौधरी। हाँ जी। सम्राट चौधरी भी बीजेपी के अटक के नहीं है। इनका क्या मसला है? ये देखिए, तो सम्राट चौधरी कई पार्टियों में, आरजेडी क्या बल्कि है? जी। सम्राट चौधरी सबसे पहले वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस के अच्छा। जाने अच्छा, कांग्रेस के कांग्रेस के बाद आने के आरजेडी में, बाद फिर से वो आरजेडी में आए। आरजेडी में चले गए। उनके हम्म। पिता शकुन चौधरी आरजेडी की सरकार में, लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री भी रहे। बाद में ये भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी आ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को पता भी नहीं। आपको याद होगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, जो कि सीनियर आईएएस थे और गृह सचिव भी रहे और केंद्र में ऊर्जा मंत्री भी रहे, उन्होंने इस बात का विरोध किया। चुनाव के प्रचार के दौरान ही उन्होंने विरोध किया कि जब सरकार के मंत्रियों पे गंभीर आरोप लगा रही है एक पार्टी, तो ऐसे लोगों को खुलकर सामने आकर अपना पक्ष रखना चाहिए, या पार्टी उनसे कहे कि अपना पक्ष रखिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी दागियों का पक्ष लेते हुए आर.के. सिंह को ही सस्पेंड कर दिया। मतलब एक ईमानदार, ईमानदार तो क्या कहेंगे हम, भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो रहता है, ईमानदार कहना हमें थोड़ा सा संकोच लगता है, क्योंकि बीजेपी के साथ वही आदमी चल सकता है जो घोर भ्रष्टाचारी हो, झूठ और नफरत फैलाने वाला हो। तो आप समझ सकते हैं कि उनसे वो कंपटीशन में सबसे कम में रहते थे आर.के. सिंह। इस वजह से उनको पार्टी ने दरकिनार कर दिया। और जिस एक और उनकी व्यक्ति को, विशेषता है, एक और विशेषता है, वो भी डिग्री नहीं दिखा पाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उनके लोग बारे में बताते हैं कि वो 10वीं पास हैं, उसके बाद की उनकी डिग्रियां कहाँ हैं,
वो पीएचडी तक की दिखाते हैं, पीएचडी तक अपने आप को बताते हैं, हमें पीएचडी, लेकिन डिग्रियां नहीं दिखा पाते हो। जी ये भी जी। उनकी एक विशेषता है, सम्राट चौधरी। तो ये भी, ये कहिए कि ये कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू, और फिर आ गए ये बीजेपी का दामन थाम लिया। आरोप इन जी पे भी जी। थे, ईडी सीबीआई इन पे भी जांच हो रही थी, उसके बाद इन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। यही है। आपने जन स्वराज की पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुनी होंगी, जिसमें कि जो प्रशांत किशोर थे वो खुलेआम ये जी। जिक्र कर रहे थे कि ये 7वीं फेल हैं या पास हैं। इसके बारे हाँ। में उन्होंने कई बार सवाल किया कि जी। आप ये बताइए कि हाई स्कूल की परीक्षा आपने कब दी। इस चीज को लेकर सम्राट चौधरी ने कभी सफाई नहीं दी। कई हम्म। चैनलों पे ये सवाल उठाए गए, लेकिन उन्होंने गोल मोल जो जवाब दिया उसको लेकर, जब भी आपने एक एंकर थी गरिमा सिंह, उन्होंने सवाल पूछा कि आपने हाई स्कूल किया या नहीं किया, तब उन्होंने तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी, कामराज यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने वहां से पीसीएफ का कोर्स किया है। तो पीसीएफ का कोर्स भी लोगों की खास जानकारी में नहीं था कि वो केवल तमिल लोगों के लिए होता है। तो क्या ये तमिल लैंग्वेज जानते हैं? इस बात हम्म। का खुलासा भी सोशल मीडिया पे हो चुका है कि जिस हम्म। डिग्री या जिस सर्टिफिकेट की ये बात कर रहे हैं वो हिंदी भाषा में नहीं होता, वो तमिल हम्म। में होता है। इसके अलावा उनके ऊपर 7 मर्डर केस का आरोप, क्या उसमें दोषी साबित हुए और ये जेल भी जा गए, लेकिन सत्ता और सरकार ने इनकी पैठ होने की वजह से वो केस सब दबा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको नाबालिग होने का प्रमाण पत्र देकर इनको उस केस से बरी कर दिया। तो ये समझ सकते हैं इतने इतने गंभीर गंभीर आरोप सम्राट चौधरी पे लगे हैं, और कोई सरकार या और किसी दल पे अगर ऐसे आरोप लगे होते तो अब तक पूरा खानदान बंद गया होता, जी, पूरा आरोप भी खानदान लगे जेल हैं। गया होता। जी, जी, आरोप भी लगे हैं, और कांग्रेस से आयातित भी हैं। जेडीयू, जी जेडीयू से आरजेडी, आरजेडी से जेडीयू, और फिर बीजेपी। जी आरोप लगे, बीजेपी का दामन आ गए, वॉशिंग मशीन में दामन थामा, और आज मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री और बता दें। एक हैं अरुणाचल के हेमा पेमा खांडू। कांठू, हाँ ये भी कांग्रेस में थे, फिर पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, और उसके बाद बीजेपी में हैं, ये भी आयातित हैं। और एक हैं त्रिपुरा के मानिक साहा, हाँ जी, वो भी कांग्रेस के हैं। ये भी कांग्रेसी थे, आप जानते होंगे, और ये जी भी आज जी। बीजेपी में है। हाँ तो जी। ये सब आयातित हैं मुख्यमंत्री, इनको मिलते नहीं है, दूसरी पार्टियों से ही आके इनको मिलते हैं, जहां पे ये अपना पैर दूसरे पार्टियों के कंधे पे जाके ही ये पैर जमाते हैं, फिर उन्हीं का मुख्यमंत्री लेके और अपना बीजेपी की सरकार बनाते हैं। ये इनका वो है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ था, आज इनका सीएम है, पहले तो दूसरी पार्टी का ही सीएम था, और फिर वो इलेक्शन पलट गया, अब इनका सीएम है। तो ये अच्छा, तो ये है 5। जी। बीजेपी में ही एक चीज मैंने देखी है कि बीजेपी में ही ये हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के रूप में काम करे। ये पहली बार मुझे इतिहास में मेरा अनुभव है कि फुल फ्लैश मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के रूप में अपने से जूनियर आदमी के साथ काम कर सकता है। तो और दूसरी चीज ये मेरे को समझ में आती है, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी अपराधी, भ्रष्टाचारी या कैसा भी व्यक्ति हो, उनसे सिर्फ जीत की उम्मीद रखते हैं। ऐसे लोगों से परहेज नहीं करते। जो अक्सर ये कहा जाता है कि हमारी नैतिक पार्टी है, हमारी सद्भाव वाली पार्टी है, आदर्शवादी पार्टी है, लेकिन वो सब आदर्श जाने कहाँ चले जाते हैं जब वो अजीत पवार जैसे लोगों के खिलाफ में देवेंद्र फडणवीस मोर्चा निकालते हैं और किताब छापते हैं और कहते हैं जो हमारी सरकार आएगी तो हम इनको जेल भेजेंगे। आज वो स्थिति, ये बात तो सत्य है कि अजीत पवार नहीं रहे, लेकिन जब तक रहे देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम के रूप में काम किया। तो वैसे भ्रष्टाचारियों, अपराधियों से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी परहेज नहीं है, बस जिताऊ होना चाहिए। जी, बहुत ये नवरत्न है।
बहुत देखिए नवरत्न है, ब्रजभूषण सिंह, बिल्कुल चिन्मयानंद, कपिल मिश्रा, बिल्कुल एक से एक नवरत्न है जो बीजेपी के गुलदस्ते को शोभायमान करते हैं। सबकी अपनी विशेषताएं हैं। जी जी ब्रजभूषण सिंह पे कितने आरोप लगे, देखिए, कहीं की पार्टी ने उसको नोटिस तक नहीं लिया, चुप रहे। कपिल मिश्रा कुछ भी बोलते हैं, जी और चिन्मयानंद तो वीडियो वायरल ही था, सामने ही है, केस भी था, उसमें दोषी भी हुए। ये है, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के बारे में? देखिए जितने भी नाम आपने अपने उसमें कोट किए हैं, वो दूसरी पार्टी में जब तक रहते हैं तब तक वो अपराधी हैं, उनके खिलाफ में सारी जांच एजेंसी एक्टिव रहती हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आते हैं और मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलते हैं, वो सब क्लीन हो जाते हैं, सब सदाचारी हो जाते हैं, कदाचार उनसे हट जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्वच्छ प्रोडक्ट बन जाते हैं। आप तो जितने भी देखेंगे वो सब चीजें, आप इस बात पे हैरान होंगे कि जेडीएस के जो नेता प्रज्वल रेवन्ना, जो कि मास रेपिस्ट के रूप में जाने गए, 300 से ज्यादा महिलाओं के उनके साथ में अनैतिक संबंध बताए गए, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री जाकर उनके वोट की अपील करते हैं, तो अब आप भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के जो चरित्र की विशेषता आपको समझ में आ जाएगी। बीजेपी के सांसद, पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, दिल्ली में रहकर एथलीट खिलाड़ियों ने कितना प्रदर्शन किया, इस व्यक्ति ने उनकी दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। वैसे बहुत मीठे मीठे बोल, जी, बेटी जी, है उनको, हमारी, महिला के जी, उन सम्मान में महिलाओं को, उन खिलाड़ियों मैदान को में। वहां से ट्रक में भर के रात के रात वहां से खिंचवा दिया, हटवा दिया। वो तो प्रदर्शन अपनी बात को रखने के लिए उनका प्रदर्शन था या धरना था, उसको भी नहीं चलने दिया। जी पानी फैलवा दिया, बारिश करवा दी, लाइट कटवा दी। तो ये ये भी सब जुल्म है। चरित्र है भाजपा का। कहते तो नहीं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। सारे पापी भ्रष्टाचारी इसमें समा जाते हैं, और ऊपर से तुर्रा ये कि हम आदर्शवादी, नैतिकवादी, महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। तो ये तो है बीजेपी कि ये अपना मैसेज कन्वे कर ले जाते हैं और मीडिया इनकी गाता है, इसमें कोई शक नहीं। तो यह थी आज की परिचर्चा, जिसमें विनय गोयल जी ने विस्तार से बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की मशीन बन गई और कैसे उन्होंने इन किन प्रकारेण प्रदेशों में अपने मुख्यमंत्री बनाए, चाहे मुख्यमंत्री उनको दूसरी पार्टियों से आयात करने पड़े हों, उनके ऊपर क्या आरोप रहे हों, इसको दरकिनार करते हुए बीजेपी ने इसकी चिंता नहीं की, इसकी परवाह नहीं की, और उनका एक सूत्री मकसद था कि चुनाव जीतना और अपना शासन स्थापित करना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और विषय के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।